कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। खेतीबाड़ी पर आधारित कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं मास्टर जी। मैं हूं रमनी बहन। नमस्कार। नमस्कार। तो किसान भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। आत्मा रांची द्वारा अनगढ़ा में खरीफ फसलों की खेती के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना के तहत मानसून शुरू होने से पहले किसानों को तकनीकी सलाह, खाद, बीज, कृषि उपकरणों की उपलब्धता सहित अन्य सरकारी लाभ की जानकारी दी जा रही है। किसानों को लैंप्स के माध्यम से समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 90% अनुदान पर कीटनाशी दवाइयां भी उपलब्ध कराने की योजना है। पिछले दिनों विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर हॉलीडे होम में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार संपन्न हो गया। सेमिनार के दूसरे दिन कृषि एवं पशुपालन वैज्ञानिकों ने झारखंड के मौसम और परिवेश के अनुसार पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया। साथ ही हरा चारा की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों और पशुपालकों को प्रोत्साहन तथा हर संभव मदद देने की बात कही। मौके पर BAU कुलपति डॉक्टर MP पांडे, झांसी के पुरुषोत्तम शर्मा सहित कई विशेषज्ञों, किसानों और पशुपालकों ने अपने विचार रखे। जो किसान आम का फल बाग लगाना चाहते हैं वो गड्ढा खोदने का काम शुरू कर दें। इस काम के लिए अभी का समय सबसे उपयुक्त है। आम का पौधा लगाने से संबंधित तकनीकी जानकारी देते हुए कृषि वैज्ञानिक बताते हैं। किसान भाइयों, अब हमारा समय जो है फलदार वृक्ष लगाते हैं, आम का लगाते हैं, अमरूद का लगाते हैं, लीची का लगाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौसम है और इसमें गड्ढे की खुदाई जो है हमारे किसान भाई 3 बाई 3 की कर दें और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 10 मीटर रखें, जिससे कि जो है एक से दूसरे के बीच में भी हम एक मिक्स क्रॉपिंग में पपीता लगा सकते हैं। और उसके बाद जब हमारा आम 3 साल से में तैयार हो जाता है तब तक हमको जो उस क्रॉप जो है पपीता की मिल जाती है और उससे जो है किसानों की जो है उनकी समस्या का निदान हो जाता है। तो हमारे किसान भाइयों को अभी ये समय है जिससे कि वो गड्ढा का खुदाई कर दें और उसके बाद उसको छोड़ दें और जो घास वास मिलता है उसी गड्ढे में डाल दें। और जब पानी का मौसम, अब आपका रोहन नक्षत्र आने वाला है, तो अगर एक पानी पड़ जाता है तो उसी में माचिस मार दें, जिससे कि जो है आपका उसमें पौधे में जब आप क्रॉप लगाते हैं, जब फलदार वृक्ष लगाते हैं तो उसका जो है दोगुना विकास होगा। जो किसान सब्जी फसल झाड़ीदार बोदी की खेती करना चाहते हैं उन्हें इस फसल से ज़्यादा उपज लेने के लिए स्वर्ण मुकुट या HACP 44 नामक उन्नत प्रभेद लगाना ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। किसान भाई झाड़ीदार बोदी की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या हल्की चिकनी मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई में प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम बीज का उपयोग करें, जबकि फसल लगाने में पौधों के बीच 40 गुना 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। किसान इन वैज्ञानिक बातों को ध्यान में रखते हुए झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए स्वर्ण मुकुट या HACP 44 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी औसत उपज 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। झारखंड देश का सबसे बड़ा लाह उत्पादक राज्य है। राज्य के लाह उत्पादक किसान टहनियों से लाह छुड़ाने के काम को आसान बनाने और इस काम में तेजी लाने के लिए लेक सेलर नामक कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 किलोग्राम प्रतिदिन है। कामयाब किसानों की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे किसान जो अनाज वर्गीय फसलों से ज़्यादा सब्जी फसलों की खेती में रुचि रखते हैं। साल में कई सब्जी फसलों की खेती कर लेते हैं और स्थानीय हाट बाजार में हाथों हाथ बेचकर अच्छी कमाई कर लेते हैं। आइए इनसे मिलकर जानते हैं ये अभी किस फसल की खेती कर रहे हैं। खरबूजा मेरा 3 एकड़ में लगा हुआ है और 3 एकड़ में पर एकड़ उत्पादन जो है सो 20 से 25 टन की है। और उसी हिसाब से आप 3 एकड़ में जो हमारा यील्ड होगा, जो मेरा उत्पादन होगा, आप उसे जो है सो जोड़ लें। और बाज़ार का जो रेट है 15, 20, 25, 30 रुपये हमेशा जो है सो एक रेट में तो बिकती नहीं है। समय के अनुसार कभी जो है सो बढ़ता है, कभी घटता है। तो उसी हिसाब से जो है सो अगर यदि किसान बंधु इसका खेती करना चाहें तो 1 एकड़ में कम से कम 3 से 4 लाख रुपया मुनाफा जो है सो कमा सकते हैं।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपये से 2300 रुपये, चावल मध्यम 2500 रुपये से 2600 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 3600 रुपये, गेहूँ 1750 रुपये से 1800 रुपये, चना 3350 रुपये से 3400 रुपये, दाल अरहर 5500 रुपये से 6400 रुपये, दाल मसूर 4800 रुपये से 5000 रुपये, दाल चना 4300 रुपये से 4400 रुपये, सरसों तेल 9000 रुपये से लेकर 9400 रुपये, चीनी 3400 रुपये से 3500 रुपये, आलू 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये और प्याज 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, कृषि समाचार में आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारी। कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ बाकी है किसान भाइयों, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से विराम का। कहीं मत जाइएगा, तुरंत वापस आइए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार सभी किसान भाई बहनों का फिर से स्वागत। तो मास्टर जी, आज आप हमारे किसान भाई बहनों के लिए कौन सी नई जानकारी लेकर आए हैं? और रमनी जी, देखिए किसान भाई को तो सारी जानकारियाँ दी ही जाती कृषि से संबंधित, लेकिन आज जो लग रहा है कि योजनाओं के बारे में किसान भाइयों को जानकारी होनी चाहिए कि झारखंड सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं जो है किसान भाइयों के लिए दी जा रही है, इसके बारे में जानकारी दे दी जाए। तो आज आप हमारे किसान भाई बहनों को योजनाओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो योजनाओं की जानकारी लेने के लिए चलते हैं सीधा स्टूडियो, लेकिन स्टूडियो जाने से पहले आपके पास नंबर होना ज़रूरी है और नंबर हमेशा आप बताती हैं। तो किसान भाई बहनों, उठाइए अपना फ़ोन और कॉल कीजिए हमारे इस टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800345651 और किसान भाई तो जानते ही हैं कि भाई ये कॉल बिल्कुल मुफ्त होता है। तो सीधा चलते हैं स्टूडियो। धन्यवाद मास्टर जी और रमनी जी आपका। किसान भाइयों, जोहार। आपके साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं जटाशंकर चौधरी जी, जो समिति के निदेशक हैं। जटाधारी चौधरी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की ओर से इस वर्ष कौन कौन सी विकास योजनाएं चलाई जा रही है जो कृषि के से संबंधित हैं। देखिए किसान भाइयों, इस वर्ष खरीफ का मौसम आने वाला है। मानसून की प्रतीक्षा हमारे सारे किसान भाई कर रहे हैं और उसी के लिए किसान भाइयों के लिए बीज की, उर्वरक की और जो विभागीय योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों चाहे राज्य सरकार की हों, तो उसकी व्यवस्था भी विभाग की ओर से की जा रही है ताकि किसानों को उचित सहायता मिल सके।
भारत सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, आत्मा की योजना, उसके बाद टिकाऊ खेती पर भी एक राष्ट्रीय मिशन इस वर्ष से लागू हो रहा है, हॉर्टिकल्चर की अलग योजना है। इसके अतिरिक्त फिर राज्य सरकार के स्तर से भी कई योजनाएं हैं, उसमें चेक डैम का निर्माण, उसके बाद आपको तालाब जो है उसकी सफाई, डीप बोरिंग, माइक्रो इरिगेशन की योजना भी चल रही है, जिसके तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर किसानों को अनुदान के दर पे दिए जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्था की जा रही है और अभी किसान भाइयों के लिए 1 तारीख से 15 जून के बीच में सचिव कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के आदेश से पंचायत वार जागरूकता शिविर लगाया जा रहा है। हर पंचायत में शिविर लग रहे हैं और किसानों को उत्तम तकनीक की जानकारी दी जा रही है और विशेषकर बीज का उपचार कैसे होना है उसको भी बताने की बात हो रही है। बिल्कुल, बीज की बात आपने की। कई किसान ऐसे होते हैं जो मेहनत तो करते हैं, फसल भी अच्छी होती है, लेकिन कई बार जब सरकार की ओर से उन्हें अनुदान में बीज भी मिलता है, लेकिन उन जानकारी के अभाव में वो बीज का लाभ उठा नहीं पाते। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बीज पहले प्रखंड स्तर पर उसका वितरण होता था जी, लेकिन जब ये किसानों को असुविधा को देखते हुए अब जितने भी लैम्प्स पैक्स हैं उसके स्तर पर बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। उसके बाद प्राइवेट सीड कंपनी को भी जो हाइब्रिड बीज है उसको उपलब्ध कराने का आदेश दिया जा रहा है ताकि किसानों को बीज सुलभ से मिल जाए, क्योंकि बीज मिल जाने से किसानों का जो उत्पादन है वो 15-20% उससे बढ़ जाता है जी। इसलिए विभाग का भी यह प्रयास है कि किसानों को बीज सही समय पर उचित मात्रा में और अनुदानित दर पर उपलब्ध हो। बिल्कुल, और सिंचाई की भी जो बातें होती हैं, किसान कई बार सिंचाई के अभाव में, हमारा राज्य अधिकतर सूखे की मार झेलता है, ऐसे में सिंचाई के लिए सरकार की ओर से कौन सी योजनाएं हैं जिनसे उन्हें सिंचाई की मार उनके फसल पर ना पड़े? देखिए, झारखंड की जो कृषि है जी, वह मुख्यतः वर्षा आधारित है और यही कारण है कि झारखंड में खरीफ में हम लोग 24-25 लाख हेक्टेयर में खेती करते हैं, लेकिन वही रबी में जाके हम लोग 6-7 लाख हेक्टेयर में ही खेती कर पाते हैं। तो उसका कारण सिंचाई ही है, क्योंकि सिंचाई की क्षमता यहाँ पे जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं, इवन जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी कम है। तो यहाँ की कृषि वर्षा आधारित है और खरीफ मौसम में भी हम लोग वर्षा पर निर्भर करते हैं। यदि बारिश हो जाती है तो हमारी कृषि भी अच्छी तरीके से होती है और यदि बारिश कम होती है तो फिर सही समय पे किसान धान की बुआई नहीं कर पाते हैं जी। तो उसके लिए भी तरह तरह की तकनीक है। यदि बारिश समय से नहीं आवे और किसान बिचरा नहीं सही से उगा पाए तो सीधी रुपाई धान की करनी चाहिए किसानों को, लेकिन पंक्ति में, क्योंकि जब भी सीधी रुपाई हम करते हैं तो होता क्या है कि ज़मीन से बहुत सारा उसमें खरपतवार निकलता है। तो यदि पंक्ति में बुआई हम लोग करते हैं सीड ड्रिल मशीन से, तो पंक्ति में फिर हम लोग उसको चला करके या मजदूर को लगा के हम लोग खरपतवार निकाल सकते हैं और दवा का भी प्रयोग करके उसको हम लोग खरपतवार को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी है। और यदि सही समय पे वर्षा हुई तो बिचरा आप उगा लें नर्सरी बना के और फिर उसको अच्छे बीज को उन्नत तरीके से, जैसे श्री विधि की खेती करने की बात हम लोग करते हैं ताकि उत्पादन ज़्यादा हो। आज भी एक समारोह हुआ था, किसान को सम्मानित करने का एक बीज कंपनी के द्वारा किया गया था। उसमें एक किसान गिरिडीह गांवा प्रखंड के जो बहुत सुदूर में स्थित है वहाँ के एक किसान आए थे और उन्होंने बताया उनको पिछले साल 112 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज आई। उन्होंने हाइब्रिड बीज लगाया और अच्छे तरीके से किया। तो इतना अधिक होता है, जबकि औसत पैदावार धान का यहाँ पे 30 क्विंटल है झारखंड में। तो औसत 30 क्विंटल और कोई किसान 110-112 क्विंटल उत्पादन कर रहा है, तो संभावना है, निर्भर है कि सही बीज का चुनाव किसान करें, सही समय पे लगाएं, उन्नत तरीके से, उन्नत विधि से, ताकि उनका उत्पादन प्रभावित नहीं हो। बिल्कुल, इसमें पंचायत की भूमिका ज़्यादा सक्रिय होगी, तभी कई किसान इस जानकारी के अभाव में ही
अच्छी खेती नहीं कर पाते। और कई किसान होते हैं जिन्होंने अच्छी फसल उगाई, उत्पादन अच्छा हुआ, लेकिन हाँ उन्हें संरक्षण की या फिर संवर्धन की भी प्रॉपर मतलब ये नहीं मिलती है सरकार की ओर से कि हाँ उनका भंडारण कर सके। तो ऐसे में उनकी फसल का लाभ बिचौलिए ले जाते हैं। तो इन बिचौलियों से किसानों को बचाने के लिए भी क्या सरकार की ओर से कोई योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए, पहले आपने पंचायत राज संस्था की जो भूमिका है इसकी बात आपने कही जी। विभाग और झारखंड सरकार का निर्णय है, इसमें पंचायत की भागीदारी हम लोग कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें सुनिश्चित करने का विभाग से आदेश है और हम लोग उसको इसकी मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं। और इसमें जो भी लाभुक हैं योजनाओं का जी। उसको हम लोग का ये है कि ग्राम पंचायत की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। जो ग्राम पंचायत की प्रतिनिधियां हैं उनकी जानकारी में लाभुकों का चयन हो और अधिक से अधिक कार्यक्रम में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। इससे क्या होगा कि पंचायत राज के लोगों को कृषि विभाग की क्या योजनाएं हैं उनको जानकारी होगी, और जब उन प्रतिनिधियों को उसकी अच्छी जानकारी होगी तो वे भी किसानों के बीच इसको ले जा पाएंगे। इधर राज्य स्तरीय कार्यशाला भी जो हो रहे हैं, रांची के कार्यशाला में मैं उपस्थित था, वहाँ के अधिकांश प्रखंडों के प्रमुख गण भाग लिए, जिला परिषद की अध्यक्षा उसमें उपस्थित थी। यह बहुत खुशी की बात है कि पंचायत राज संस्था के प्रतिनिधि भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और यह होता है तो किसानों को जागरूकता और जानकारी पहुंचाने में विभाग को ज़्यादा सहूलियत होगी। जानकारी पहुंचाने के लिए और तरीके हम लोग अपनाते हैं, जैसे दूरदर्शन से हम लोग समन्वय करते हैं। तरह तरह की जो विधियां हैं उसको हम लोग दूरदर्शन के द्वारा कृषि यूट्यूब पर भी अपलोड किया जा रहा है, रेडियो के माध्यम से सूचना देते हैं, अखबार के माध्यम से भी सूचना देते हैं। और भारत सरकार ने एक किसानों के लिए फार्मर्स पोर्टल डेवलप किया है। उस फार्मर्स पोर्टल में तकरीबन अभी 80-90 हज़ार किसान उसमें निबंधित हो गए हैं, 1 लाख के तकरीबन। और मोबाइल मैसेज के द्वारा हम लोग किसानों को सूचना दे सकते हैं अभी, और इसको बढ़ाने की बात चल रही है ताकि अधिक से अधिक किसानों को मोबाइल में मैसेज के द्वारा समय समय पर इसकी सूचना दी जा सके। अगर इस फार्मर पोर्टल से जुड़ना चाहते हैं किसान, तो उन्हें, जो नए किसान जो अभी टीवी सेट पर आए हैं सामने और हमें देख रहे हैं, तो उन्हें इससे जुड़ने के लिए आप क्या जानकारी देंगे? देखिए, इससे जुड़ना बहुत आसान है। वो अपना जो डिटेल्स है कि किस गांव के हैं, किस पंचायत के हैं, उनका नाम क्या है, पिता का क्या नाम है और उनका मोबाइल नंबर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यदि वो आत्मा कार्यालय में, ये जो प्रखंड में BTM SMS काम करते हैं, उनको उपलब्ध करा देते हैं, तो उस किसानों का निबंधन फार्मर्स पोर्टल पे हो जाएगा और उनके जो मोबाइल नंबर वो उसमें रजिस्टर्ड कराएंगे उस पर सूचनाएं उनको जानी शुरू हो जाएगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, आपके माध्यम से किसान भाइयों को, कि यह सूचना जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि राज्य स्तर से हम लोग दे सकते हैं, जिला स्तर से भी विशेषज्ञ हैं उससे जुड़ के सूचनाएं देते रहते हैं। कब मेला हो रहा है, कब गोष्ठी हो रही है, कब क्या काम हो रहा है, कुछ तकनीक और कुछ सुझाव जो होता है मौसम को देखते हुए, ये सारी सूचनाएं किसानों को जा रही है उस माध्यम से। और हम समझते हैं कि यह बहुत सशक्त माध्यम था। एक सवाल और आपने उठाया था, किसानों को जब पैदावार होता है उसको रखने में, उसके मार्केटिंग में, भंडारण में, ये समस्याएं हैं। अभी मार्केटिंग की व्यवस्था अभी जितनी माने हो सकती है उतना आधारभूत संरचना इस राज्य में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके लिए भी विभाग के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और ख़ास करके जो बीज का भंडारण है उसके लिए लैंप्स पैक्स स्तर पे गोदाम वगैरह बनाए गए हैं 100 MT के, और बीज को भंडारित करने के लिए जिला स्तर पर भी 1000 MT का गोदाम बनाया गया ताकि बीज को संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके और वो किसानों के काम आ सके। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। किसान पोर्टल से जुड़कर अपनी समस्या और अपने आप को विकसित करने और उन्नत तकनीकों को अपनाने की जानकारी पा सकते हैं। चौधरी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई किसान होते हैं जिन्हें खाद नहीं मिल पाता सही समय पे, उर्वरक नहीं मिल पाता और उनकी फसल भी बर्बाद हो जाती है, और फिर जब वो ऋण के लिए, जब सरकारी ऋण की उम्मीद रखते हैं तो उन्हें वो ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता सही समय पे, तो कहीं ना कहीं उन्हें निराशा ही हाथ लगती है एक अच्छी फसल के होने के बावजूद। देखिए, उर्वरक की जहाँ तक बात है, उर्वरक का अभी तक जो जिलों से हम लोग इसको समीक्षा करते रहते हैं, इधर भी राज्य स्तर का कार्यशाला था 30 तारीख को, हम लोगों ने जिला कृषि पदाधिकारियों से इसकी चर्चा की थी
और अभी तक जो प्राप्त सूचना है उसकी इस हिसाब से उर्वरक पर्याप्त मात्रा में अभी जिलों में उपलब्ध है और किसान जो भी किसान उसको खरीदना चाहेंगे उनको वो मिल सकता है। लेम्स पैक्स के माध्यम से भी मिलता है और जो निजी दुकानदार विक्रेता हैं उर्वरक के उनके माध्यम से भी किसानों को उपलब्ध होता है। और इसकी समीक्षा वीकली मंथली बेसिस पे ये राज्य स्तर पे भी होती रहती है और भारत सरकार से उर्वरक की कमी होती है तो हम लोग वहाँ से अतिरिक्त उर्वरक की भी मांग करते हैं। तो उर्वरक की ये व्यवस्था है और पिछले साल से सरकार के द्वारा उर्वरक का प्रीपोजिशनिंग पहले से लेके भंडारण भी उसको करने की व्यवस्था हुई है। कुछ जगह पे ये पहले से भंडारित है ताकि किसानों को सही समय पे उपलब्ध हो, क्योंकि एक ही समय जब डिमांड होता है तो यदि बाहर से नहीं उर्वरक आ पाता है तो उसकी किल्लत हो जाती है या काला बाजारी की समस्या देखने को मिलती है। तो इसलिए ये व्यवस्था की गई है। उसके बाद ऋण की बात आपने कही, ऋण ये किसानों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना होगी कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है हर बैंक को उपलब्ध कराने का है। और इधर जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें हमारे सचिव महोदय भी गए थे, जो निर्णय हुए हैं वो किसानों को मदद करने के लिए और सभी बैंक से कहा गया है कि पर्याप्त संख्या में किसानों को ऋण उपलब्ध कराएं और पुनः किसानों के लिए केसीसी का जो ऋण का प्रपत्र है उसको भर के बैंकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। और एक दो जो संशोधन किया गया है कि पहले किसानों को किसान केसीसी का पासबुक मिलता था जी। पासबुक में क्या होता है कि पासबुक मिल गया फिर उनको पैसा लेने के लिए बैंक जाना पड़ता है, लेकिन बैंक ने एक रुपे कार्ड निर्गत करने की व्यवस्था की है। उसके माध्यम से जैसे एटीएम से हम लोग पैसे निकालते हैं उस तरह से जो भी केसीसी में उनको लिमिट स्वीकृत किया गया बैंक के द्वारा उसकी राशि वो किसी भी एटीएम से जाके निकाल सकते हैं। तो इसके लिए उनको बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और बैंक में जो शिकायतें आती हैं कि किसानों को दिक्कत दी जाती है, दौड़ाया जाता है, तो फिर उस समस्या का भी निदान हो सकेगा। लेकिन यह तभी सफल होगा जब अधिक से अधिक किसान उस रुपे कार्ड को उपयोग करेंगे, एटीएम में जाके उसकी आदत डालेंगे, तो ऐसा करने से वो सुविधा होगी। उसके बाद जो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट जो है तो उसको किसानों के लिए पहले था कि वो 50,000 तक किसानों को लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के बिना वो ऋण मिलना था केसीसी का। अब इस बार जो एसएलवीसी की मीटिंग हुई थी उसमें ये कर दिया गया है कि अब 1 लाख रुपया तक लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ के जो ब्लॉक के कर्मचारी हैं, अंचल निरीक्षक हैं, हल्का कर्मचारी हैं और प्रखंड कृषि पदाधिकारी यदि प्रमाणित कर देते हैं उनकी भूमि के विवरणी को और कुर्सीनामा को, तो बिना एलपीसी का भी उनको ऋण मिल सकता है। इसके अलावा सरकार की ओर से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए, जो आपको पूर्वी राज्यों में जो हरित क्रांति का विस्तार है उसके तहत 20 जिलों में 1000 हेक्टेयर का एक क्लस्टर होता है, उसमें प्रत्यक्षण हो रहा है। प्लस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में भी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का धान का कार्यक्रम 4 जिले में है, 20 जिले में बीजीआरआई का है। उसके बाद दलहन का प्रोग्राम 17 जिले में है। दलहन में इधर हम लोगों ने हमारे किसानों ने मेहनत करके अच्छा काम किया है। कुछ जो नए क्षेत्र में दलहन की खेती नहीं होती थी उसमें दलहन का खेती का क्षेत्र का विस्तार उनकी मदद से हुआ है और उत्पादकता भी बढ़ा है। और दलहन में अच्छा काम करने से इस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार भी महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 2 सालों तक मिला है। तो किसान अभी भी यहाँ अच्छी संभावना है। जो खेत खाली रह जाते हैं जिसमें धान नहीं लगा पाते हैं उसमें आराम से खरीफ में किसान भाई अरहर की खेती कर सकते हैं और अरहर लगा देंगे, कम भी वर्षा होगी तो भी अरहर की खेती हो जाएगी। तो दलहन के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से है। प्लस इस बार आपको मक्का के लिए और रागी के लिए, मरुआ वगैरह के लिए भी कार्यक्रम है और वो 11 जिले में ये नया कार्यक्रम इस बार लागू हुआ है। जो हमने बताया कि टिकाऊ खेती का जो राष्ट्रीय मिशन आया है वो 6 जिले में लागू है। आपको रांची में है, पूर्वी सिंहभूम में है, चतरा में है, हजारीबाग में है। इस तरह से ये 6 जिलों में लागू है। वहाँ भी एक ज़िले में काफ़ी पैसे उपलब्ध भारत सरकार करा रही है
ताकि क्लस्टर अप्रोच पे सभी तरह का वहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच पे वहाँ पे काम हो, किसानों को सुविधा हो। आत्मा का पूरा जो संरचना है वो किसानों के ज्ञान देने के लिए, प्रसार के लिए लगी हुई है। और उसमें कृषक की गोष्ठियाँ, जैसा चौपाल अभी चल रहा है, हमारे माननीय मंत्री जी का भी आदेश है कि चौपाल लगाया जाए, उसको हम लोग लागू कर रहे हैं। हर पंचायतों में चौपाल लगाए जा रहे हैं, गोष्ठी जहाँ किसान आते हैं, तरह तरह की बातें बताई जा रही हैं। उसके बाद किसानों का प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है, उनको परिभ्रमण दिखाने की भी व्यवस्था है, दूसरे जगह जाके मेला की भी व्यवस्था है, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे। तो ये सारी व्यवस्था जो आत्मा के द्वारा है, कृषक पाठशाला चलाने की बात है, बहुत सारे प्रत्यक्षण कराने की बात है, नई नई तकनीक उससे बताई जाए। तो ये सारी व्यवस्था इन सब योजनाओं के माध्यम से है। कृषि उपकरण के लिए किसानों को अनुदान पे उपलब्ध है। अनुदानित दर पर आपको जो इक्विपमेंट बैंक, कृषि उपकरण बैंक भी दिए जा रहे हैं। किसी भी संस्था, कोई किसान का समूह लेना चाहे तो वहाँ भूमि संरक्षण के पदाधिकारी से संपर्क करके ले सकते हैं। तो बहुत सारी योजनाएं हर तरह की हम लोग चला रहे हैं विभाग के द्वारा, जिसमें भारत सरकार का और राज्य सरकार के पैसे से वो योजना चलाई जाती है ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। बिल्कुल, किसान भाइयों को बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। चौधरी जी, और एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि राज्य के कई जिले, बिल्कुल वहाँ की जलवायु अन्य जिलों से अलग है। जैसे पलामू बिल्कुल सूखे की मार झेलता है, उसके अलावा भी कई जिले हैं, लेकिन वहाँ के किसानों को क्या कुछ खास तरह की तकनीक और ट्रेनिंग दी जाती है कि वहाँ पे वो, अगर वो किसी तरीके की खेती नहीं कर पाए तो उनके पास वैकल्पिक खेती की भी तरीके हैं? हाँ, आपने सही कहा, वैकल्पिक खेती की ओर भी ध्यान है हम लोगों का, क्योंकि शुरू में जो फोरकास्टिंग आई थी कि इस बार मानसून थोड़ा वर्षा की स्थिति ठीक नहीं रह सकती है। अभी हालांकि ये अर्लियर स्टेज है, कहना अभी मुश्किल है। पिछले साल मानसून पूरे देश में अच्छा था, लेकिन झारखंड में देर से वर्षा हुई। इस बार हो सकता है कि झारखंड में अच्छा हो जाए, किसी दूसरे राज्य में कम हो जाए। लेकिन यदि यहाँ कम हो जाए तो उसके लिए भी व्यवस्था के लिए वैकल्पिक जो खेती होती है कि यदि धान की खेती लोग किसान नहीं कर पाते हैं तो फिर हम लोग, आपको कुल्थी का फसल है, सरगुजा है, उसके बाद फिर तोड़िया की खेती है। तो इन सारी फसलों का जो कि धान नहीं लगाने के बाद लगा सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रभेद का चयन ये सब कर रखा है और बीज की व्यवस्था की भी तैयारी विभाग में चल रही है। लेकिन हम किसान भाइयों से ये कहेंगे कि झारखंड में वर्षा काफ़ी होता है, 1300-1400 मिलीमीटर होती है। वह गुजरात को देखें और पंजाब को देखें, उससे उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ सूखा भी पड़ता है तो 800-900 मिलीमीटर वर्षा होती है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि किसान की मानसिकता है कि हम जब भी लगाएंगे धान ही लगाएंगे। वो क्या करते हैं कि बिचड़े लगा देते हैं, और जब वर्षा होती है तब वो बिचड़े को रोपनी करेंगे, या नहीं तो फिर उसी तरह छोड़ देंगे। इससे खेत खाली रह जाता है। किसानों को समझने की ज़रूरत है कि मौसम में जो बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से अपने को तैयार करना है। और यदि कम वर्षा होने, उतनी वर्षा होती है कि दलहन की खेती हम आराम से कर सकते हैं, तो यदि वो किसान देख रहे हैं कि वर्षा कम हो रहा है और धान नहीं लगा सकते हैं, तुरंत दलहन की बुआई कर देनी चाहिए, खास करके ऊपरी ज़मीन में। और खेती को खाली नहीं रखना है, ये किसान को संकल्प लेना पड़ेगा। दूसरी यहाँ एक और आदत जो है किसानों की कि हर खेत में बिचरा उगाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे जल स्रोत है वहाँ बिचरा आप समय से लगा दें, ताकि बिचरा तैयार हो जाए और जैसे ही वर्षा हो आप उसको लगा दें। कुछ बीज बचा के भी रखने की ज़रूरत है कि यदि बिचरा नहीं लग पाए वर्षा नहीं होने के, तो जब भी वर्षा होता है तो सीधी रोपाई कर दें हम लोग, ताकि खेत खाली नहीं रहे। तो इस तरह की तकनीक है विभाग में और हम लोग बताते हैं किसानों को, लेकिन मानसिकता किसानों को बदलना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। अभी ही जो उत्पादकता बढ़ा है 2-4 साल का प्रयास में, तो उसमें किसानों की मानसिकता बदली है। संकर धान की खेती कर रहे हैं, श्री विधि को अपना रहे हैं, बीज उपचार कर रहे हैं, उन्नत तरीके अपना रहे हैं, उसी से हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें किसान की सहभागिता नहीं है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में किसान ही मुख्य हैं, बाकी लोग उनको मदद करते हैं, उनको सहायता पहुंचाते हैं। तो बिना किसानों की मदद का
ये संभव नहीं है, लेकिन किसानों को और आगे आना पड़ेगा, अपने मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा और मौसम की जो स्थिति होती है उसके हिसाब से अपने को तुरंत तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल चौधरी जी, आप हमारे स्टूडियो में और किसान भाइयों को, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। और किसान भाइयों, आपको भी सरकार की योजनाओं के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और प्रचार प्रसार माध्यम से सरकार सारी योजनाएं आप तक पहुंचा रही है। आप भी इन योजनाओं का लाभ उठाइए और उन्नत खेती कीजिए और आगे बढ़िए। हमें दीजिए इजाज़त। जोहार। जोहार।